नमस्ते। विषय लंबा है, समय कम है, इसलिए सीधा बात पे आ जाते हैं। एक छोटे से ऑब्जर्वेशन के साथ, आज से करीब 40 वर्ष पूर्व घरों में, तब ये सब यूट्यूब वगैरह नहीं थे, बातें ये होती थी कि घोर कलयुग आ गया है, ये कलयुग का कब अंत होगा, ये एक रिफ्रेन था घरों में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि आजकल अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको इस तरह की बातें आ रही हैं कि सतयुग कब आएगा, और सतयुग आ गया कि नहीं आ गया, कल की अवतार, इस तरह की बातें आ गई हैं। और इसमें लोगों के अपने अपने मानो एक किसी चीज़ की प्रतीक्षा में, नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियाँ, इसकी भविष्यवाणियाँ कहीं ना कहीं, तो वो जो हमारी एक कलेक्टिव मानसिकता थी, सामूहिक मानसिकता, जो एक समय और सच में अगर हम 40-50 वर्ष पूर्व देखें तो कई ऐसी परिस्थितियां थी जिनको देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि बिल्कुल महाअंधकार में हम जी रहे हैं। हर लेवल पर था, यहाँ तक कि घरों के अंदर लाइट भी नहीं आती थी, फिर भौतिक लेवल पर भी, और हर लेवल पर था। और वहीं अब हम लोग सतयुग की बात कर रहे हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें, इसके बारे में अवधारणाएं हैं, तो सीधा इसकी बात हम लोग इस प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। और वास्तव में ये वार्ता इसी प्रश्न को लेकर के है कि क्या सतयुग, मैं नवयुग को अब सतयुग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नवयुग तो बहुत चीज़ों को कहा जाता है, एवरी न्यू थिंग इज़ ए फैशन, बट क्या सतयुग आ गया है, और अगर आ गया है तो वो कैसा है, कैसे आएगा, और इसके बारे में विशेषकर, क्योंकि श्री अरविंद का मुख्य कार्य अगर एक दृष्टि में कहा जाए तो वो इस संसार में उस नवीन सतयुग का पदार्पण है। तो अब पहले जो हमारे स्क्रिप्चर्स की जो अवधारणा है, तो दो प्रकार की अवधारणा है। एक कहते हैं कि अभी कलयुग 4,72,000 वर्ष बचा हुआ है। मुझे मालूम नहीं ये कहाँ से आई है, शायद ये पुराणों से है, लेकिन महाभारत जो अपने आप में एक ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है, मनुस्मृति, उसमें एक साइकिल केवल 12,000 वर्षों की होती है। तो उस दृष्टि से देखें तो वास्तव में कलयुग को समाप्त हो जाना चाहिए था। और लॉजिकली भी अगर हम देखें कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जो 7th और 8th अवतार हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखें तो कोई लाखों वर्षों में नहीं जाता है। जो एक हम लोग सुनते हैं कि इतने लाख वर्ष त्रेता और इतने लाख वर्ष द्वापर, तो अगर हम उस तरह से देखें कि श्री राम त्रेता युग में हैं और श्री कृष्ण द्वापर के अंतिम चरण में आते हैं, तो ये जो 4,72,000 वर्ष है, ये शायद इस कारण है क्योंकि जो 12,000 वर्ष लिखा हुआ है मनुस्मृति और महाभारत में, कुछ लोग इसको 12,000 ब्रह्मा का वर्ष बताने लगे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक छेड़छाड़ हुई है। ये एक संसार में एक बहुत बड़ी एक जाल की, ओ इतना बड़ा है कलयुग। तो अब जब लोग जिसकी कल्पना करने लगते हैं वैसे ही देखने लगते हैं जीवन को, तो पहले ये मैथमेटिकल पार्ट क्लियर हो जाए कि ऐसा नहीं है कि 4,32,000 वर्ष ही है। एक दूसरी गणना के अनुसार केवल 12,000 वर्षों की ये साइकिल होती है, जो अंडरस्टैंडेबल भी है। अगर हम लॉजिकली भी देखें तो वो अंडरस्टैंडेबल है। खैर, अब इस पे हम आ जाएं तो उस हिसाब से सतयुग को कहीं ना कहीं प्रारंभ हो चुका होना चाहिए। श्री अरविंद अपने इस विषय में, कम से कम उनकी एक कविता टू दी गैंजेस, उसमें वो एक संकेत देते हैं, जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उसमें, कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस संसार में धरती पर कदम रखा तो वास्तव में वो भोर सतयुग आएगा, कलयुग समाप्त होगा, ये एक वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अब वो प्रक्रिया किस तरह की होती है अगर हम उस समय से देखें, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में अचानक चीज़ें बदल गईं। प्रक्रिया इस तरह की होती है कि कई बार हम लोगों की आंख जब 3 बजे खुल जाती है तो उस समय अंधकार होता है, इनफैक्ट घना अंधकार होता है। लेकिन अगर आप अपने आपको महसूस करें तो कई बार लगता है कि सुबह, ये तो सुबह हो गई है, लेकिन आपको सुबह का कोई संकेत नहीं है, बाहर में कोई संकेत नहीं है, पर आपको एक भाव हो रहा है कि नींद पूरी हो गई है, सुबह हो गई है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 2 बजे 2:30 बजे रात को सोते हैं, पर एक एवरेज व्यक्ति को अगर वो टाइम से सोए तो 3 बजे अगर आँख खुलती है तो हालांकि बाहर सब कुछ काला है, बल्कि महाअंधकार है, घरों की बत्तियां बंद हो गई हैं और अग्नि भी बंद हो गई है जो घरों में चूल्हों में पहले जलती थी, लेकिन एक भाव हो रहा है कि मानो सतयुग है, तो उस सुबह होने वाली है। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो श्री रामकृष्ण के आने के बाद और खासकर स्वामी विवेकानंद की वाणी से हम देखते हैं कि पहली बार उस महाअंधकार में एक प्रथम बीज, वो बीज कैसे बोया गया, क्या होता है सतयुग, अगर हम इसको अपने शास्त्रों में जाके देखते हैं
तो हम उसमें हिंट देखते हैं। तो हिंट्स क्या है शास्त्रों में? एक तो है कलयुग जिसमें विचित्र विचित्र बातें होंगी। तो विचित्र बातें क्या होंगी? मतलब बेसिकली अगर उसके एसेंस में जाए, उसके डिटेल में नहीं जाए, ये नहीं कि व्यक्ति अपने बालों को हरा रंग दे देगा या ब्राउन कर देगा, ये इसमें नहीं जा करके हम उसके एसेंस में जाएं तो जितने भी हमारे नॉर्म्स हैं वो टूट जाएंगे। और ये हमारी, अगर हम चारों युगों की परिकल्पना देखें या उनके बारे में जो कहा गया है उसको देखें तो स्पष्ट होता है कि त्रेता में जो भगवान हैं, विष्णु हैं, वो राजा के रूप में आते हैं। तो राजा धारण करता है त्रेता युग में सत्य को, और द्वापर में वो कोडिफायर के रूप में आते हैं। तो द्वापर में वो क्या करते हैं? वो नियम, प्रणाली, ये सारी चीज़ें होती है। और कलयुग में ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं और नवीन सतयुग में भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष के रूप में आते हैं। और यज्ञ पुरुष के रूप में वो हर व्यक्ति के हृदय में संकेत दे करके वो एक युग का प्रारंभ होता है। अब इसको, ये भाषा जो ऑकल्ट है, मिस्टिक है, इसको अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो इसका क्या अर्थ होगा कि जब ये सारी चीज़ें टूट जाएंगी, बाहरी फॉर्म, स्ट्रक्चर, सिविलाइजेशनल वैल्यूज जिसको हम कहते हैं, नियम कानून, और ये सच है अगर हम देखें आज के समय में कौन नियम मानता है? बहुत कम लोग हैं जो नियम, किसी भी प्रकार की व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन ऐसे समय में भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में हृदय में प्रकट होंगे। दैट इज हाउ सतयुग इज डिस्क्राइब्ड। यानी कि अब एक ऐसे हम एज में प्रवेश करेंगे जब हमारे ही अंदर से कहीं ना कहीं कोई चीज हमको खींचेगी उस नवयुग की ओर। इसको अगर मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ ए सब्जेक्टिव एज ऑफ मैनकाइंड। और यह सब्जेक्टिव एज पहला लक्षण है, और इसका संकेत हमको वरुण और भृगु के संवाद में भी मिलता है उपनिषद में, जहां भृगु अपने पिता वरुण से पूछते हैं कि सत्य क्या है? सत्य से ही सतयुग आएगा, सत्य क्या है? तो वो कहते हैं कि तुम खुद ढूंढो। तो ढूंढते हैं, ढूंढ के कहते हैं कि अन्नम ब्रह्मेति, फिजिकल, यही सत्य है। तो कहते हैं ठीक है, अन्नम ब्रह्मेति मैं डिस्कार्ड नहीं करता हूं, पर और ढूंढो। फिर कहते हैं प्राणो ब्रह्मेति, वाइटल, प्राण, यही सत्य है। फिर और आगे जाते हैं तो वो मन पे आते हैं, थॉट्स, और उसके आगे जाते हैं विज्ञानम ब्रह्मेति, अल्टीमेटली आनंदम ब्रह्मेति। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें और इसको अप्लाई करें रियल लाइफ में, क्योंकि कई बार ये लैंग्वेज बड़ी मिस्टिक है और हम लोग उसको सीधा सीधा उठा के जब अप्लाई करने चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो कलयुग क्या है? देह आत्मबोध, बॉडी इज ऑल, बॉडीली लाइफ इज ऑल। और कलयुग में जो भी व्यक्ति इस फिजिकल लाइफ को ही सब कुछ समझ के पकड़ता है, तो देखा जाए तो उसी का बोलबाला होता है, जो केवल फिजिकल मैटर, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल लाइफ, लिविंग फॉर द सेक ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाट कलयुग इज। और ये हम देखें अगर कुछ 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले कौन सी सभ्यता थी जो सबसे विकसित थी, जो केवल देहात्म बोध में जी रही थी, केवल आउटर वर्ल्ड, उसके ग्लिटर, ग्लैमर, बाहरी प्रसाधन। मतलब इंग्लैंड में तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था लंदन में कि वो बाथरूम के अंदर भी वेइंग मशीन रखी हुई है। इस हद तक सौंदर्य प्रसाधन बाहर से, ये सारी चीजें जो भौतिक कंफर्ट, जीवन बिल्कुल पूरी तरह भौतिक कंफर्ट से जुड़ गया था। उसके बाद क्या आता है? प्राणो ब्रह्मेति। तो अब हम ये देखते हैं कि डिजायर का एक्सपेंशन, प्राण क्या करता है? खूब उड़ाता है। तो केवल फिजिकल कंफर्ट से एक नई एज निकली और वास्तव में फिजिकल लाइफ को ही अपेरेंटली बेटर करने के लिए, और वो प्राण का एक प्रारंभ हुआ खेल, जिसमें हम देखते हैं इंडस्ट्रीज आई कई प्रकार की, जो मनुष्य को कई प्रकार से लाइफ को, उसका करेंसी, फाइनेंशियल वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई उसके प्राण को पोषण करने के लिए, नए नए कंफर्ट ही नहीं, डिजायर्स, उनका एक्सपेंशन करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो माइंड सेंटर्ड, ये प्रारंभ हो गई है। आजकल हम लोग बात आइडियोलॉजीज की करते हैं, आइडियाज की बात करते हैं, वार ऑफ आइडियाज, वार ऑफ आइडियोलॉजीज। थॉट के वर्ल्ड में लोग कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं। और फिजिकल वर्ल्ड में भी, मेडिसिन में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि मेडिसिन जो बिल्कुल फिजिकल सेंटर्ड थी कुछ समय पहले, उसके बाद बीच में आप देखेंगे कि 20-30 साल पहले क्या हुआ, रिसर्जेंस, फिर से प्राणिक हीलिंग, ये 20-30 साल पहले की बात होगी, और रेकी, इस तरह की चीज़ें। फिर
मेडिसिन के अंदर ये चीज आई कि नहीं, बाय द पावर ऑफ माइंड, अभी इस चीज की बड़ी चर्चा हो रही है। स्पिरिचुअल हीलिंग ऑलरेडी इस डोमेन में आ गई है। तो ये जो संकेत आ रहे हैं, इनकी और भी हम लोग बात करेंगे कुछ क्षणों में। ये संकेत आ रहे हैं, मैन खुद को एक्सप्लोर करना चाह रहा है। और किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि अगर हम पिछली शताब्दी देखें तो तब तक मनुष्य बाहर के जीवन को एक्सप्लोर कर रहा था, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को, लेकिन 1960s से वो सब्जेक्टिव वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगा। तो उसका परिणाम क्या हुआ? दो प्रकार के परिणाम हुए। एक तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड और उसके जो नियम थे, अवधारणाएं थी, वो टूटनी शुरू हुई। उनमें व्यक्ति जीना नहीं चाहता था। पीपल फेल्ट स्टाइफिल्ड, तो वो रिवोल्ट करने लगा। उसके सारी जो फिक्स्ड परंपराएं इत्यादि रिवोल्ट करने लगा। उस रिवोल्ट के परिणाम स्वरूप मैं हूं, मेरा जीवन है, मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं देखूंगा, मैं समझूंगा, आपकी समझ आपकी जगह है, मेरी समझ मेरी जगह होनी चाहिए। ये चीज प्रारंभ हुई। और 60s में वेस्ट में इसके चलते एक काउंटर कल्चर मूवमेंट प्रारंभ हुआ। फ्लावर चिल्ड्रन का प्रारंभ हुए, जो हर चीज से तोड़ करके वो अपनी एक नई सभ्यता, नई संस्कृति बनाना चाह रहे थे। जब ये लोग पौंडीचेरी आए, ये अपने हिप्पी मूवमेंट चला था, तो हम लोगों को तो कहा जाता था इनसे दूर रहना, ये हबशी हैं, ये मनुष्यों को खा लेते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। बड़े आश्चर्य, ये नहाते धोते नहीं है, जो भी करते हैं, इनका म्यूजिक अजीब होता है। लेकिन माता जी ने इनको देख के कहा था कि दे आर बारबेरियंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। मतलब वो उन्होंने पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया है, लेकिन वो नया क्या है वो नहीं जानते थे, तो उस तरह से भटक रहे थे। भारतवर्ष में भी ये क्रांति हुई, दूसरे ढंग से हुई। क्वेश्चनिंग माइंड प्रारंभ हो गया, हमारी चीज़ें ऐसा है तो क्यों है, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, और एक उथल पुथल प्रारंभ हो गई पूरे संसार में। अब हम आए कि ये प्रोसेस कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो हम लोग ये समझते हैं, ये अगर खासकर आप YouTube में सतयुग कब आएगा, तो एक बहुत बड़ी फैलेसी उसमें ये होती है भविष्यवाणियों में कि फला फला आएगा, कोई कल की अवतार या जो भी आएंगे वो एक तलवार लेके घोड़े पे जाएंगे, सबको मार डालेंगे, बारिश होगी 7 दिन, उसके बाद सतयुग प्रारंभ आ जाए। वी एक्सपेक्ट अ मिरेकल कि किसी ने जन्म लिया और उन्होंने 7 दिन में सारा जो भी करना है कर लिया, और उसके बाद लोगों के अंदर राज्य शुरू हो जाएगा। रियल लाइफ में अगर हम राम राज्य और श्री कृष्ण राज्य, दो अवतारों की चीज देखें, तो इट इज नॉट लाइक दैट। पहले अवतार के आने के पहले एक भूमि होती है, भूमिका होती है, आने के बाद एक लंबी तैयारी होती है। श्री कृष्ण चाहते तो वो कंस को उसी समय समाप्त कर सकते थे, लेकिन उसके बाद अगर ये लोग आते ग्वाल बाल जो तैयार नहीं है, तो वो भी कंस ना बन जाए, तो उनके अंदर एक हृदय के अंदर एक नई चीज की जागृति होती है। और ये चीज जरूरी है कि सतयुग पहले कहाँ आएगा। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वहां अवतार का जन्म होगा, और वो अवतार आगे चले भी जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा। वो अवतार आगे कभी डिक्लेयर नहीं करते हैं। राम जी ने किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूं। कृष्ण जी के पूरे काल में, जीवन काल में, केवल 5 लोग जानते थे। और क्राइस्ट के बारे में भी कहा जाता है, सेकंड कमिंग, बुद्ध के बारे में भी। पर हम क्या प्रतीक्षा करते हैं? क्राइस्ट आएंगे और क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करेंगे। फॉर ऑल यू नो, क्राइस्ट उसको तोड़ देंगे, क्योंकि उसमें से सब हैं सिवाय क्राइस्ट के। तो ये जो प्रारंभ होगा, ये कहाँ प्रारंभ होगा? ये वहां प्रारंभ होगा जहां से हर चीज प्रारंभ होती है, व्यक्ति के हृदय में। द एज ऑफ ट्रूथ विल स्टार्ट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हार्ट एंड द आइडिया, ह्यूमन माइंड। इसी को सब्जेक्टिव एज का प्रारंभ किया है। तो क्या इसके कुछ संकेत हमको मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। लोग पुरानी व्यवस्था की जगह कुछ नया चाहते हैं। ये पिछले सेंचुरी में बहुत ज्यादा था। एक रेस्टलेसनेस थी, कई राष्ट्रों में अभी भी है। भारतवर्ष में थोड़ा सा लग रहा है कि वो कहीं सेटल हो रही है, पर एक इंटेंस रेस्टलेसनेस कि हमको कुछ नया चाहिए। और ये गानों में आई, गीतों में आई, भारतवर्ष के गीतों में, वेस्टर्न कंट्री के गीतों में आई, लोगों के बिहेवियर में आई। यही होता है ना कलयुग की अति, वो तोड़ जाए, उनको पता नहीं है उनको क्या चाहिए। और इस कारण हम आज देखते हैं कि कई हमारे जो युवा हैं वो डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो नया कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि क्या है। और उनके माँ बाप हैं कि वो उनको वापस वही पुरानी परंपरा में ले जाना चाहते हैं, जिसके कारण बहुत स्टाइफलिंग फीलिंग हो रही है। मैं तो एज ए साइकेट्रिस्ट आई सी मेनी सच पीपल हु कम एज डिप्रेशन, बट दे आर नॉट डिप्रेस्ड, दे आर डिप्रेस्ड बिकॉज ये संसार वैसा नहीं है जैसे वे अंदर में बदल रहे हैं। द वर्ल्ड इज नॉट अकॉर्डिंग टू द चेंज दैट इज हैपनिंग विद इन चिल्ड्रेन। इसलिए माता जी ने एक जगह कहा था, जब किसी ने कहा कि ये बच्चे हैं, हमको उनके लेवल पर आना पड़ता है नीचे, शिक्षक ने कहा, माँ ने कहा, डोंट से दैट,
यू हैव टू कम अप टू द लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। तो हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर एक नई चीज आ रही है जो बदलाव चाहती है। कैसा बदलाव चाहती है? एक आइडियल वर्ल्ड। अब उसके आइडिया अलग अलग होंगे। एक आइडिया होगा कि फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये बड़े प्रबल रूप से इन 3 शब्दों ने मनुष्य को पकड़ लिया है अभी। अब स्वाभाविक है कि इस फ्रीडम को हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से समझेगा, गलत ढंग से समझेगा, ये सब होगा। किंतु कम से कम उसने इस शब्द को पकड़ा है कि नो, आई वॉन्ट टू बी फ्री। और फ्रीडम से उसका मतलब है मुझे स्पेस चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार चाहिए। तो ये जो प्रारंभ है जहां वो एक्सप्लोर करना चाहता है, ही इज नो मोर अंडर सोशल ऑब्लिगेशंस, किंतु वो स्वयं ही अपने अंदर वो जानना चाहता है कि सच क्या है, चीजें कैसी होनी चाहिए, मुझे अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, इसका मुझे एक मौलिक अधिकार, फ्रीडम। दूसरी चीज है इक्वालिटी। इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में अभी हो रही है। अगेन इसको गलत ढंग से समझा जा रहा है। गलत ढंग से मतलब हम सोचते हैं कि बाहर से सब लोग एक हो जाएं तो हम एक हो जाएंगे। ये प्रयास हुआ है, ये सफल नहीं होगा। एकता तभी आ सकती है जब इसमें विविधता और अनेकता का दोनों का समावेश हो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द ओरिजिनल प्लान, जिसकी चाबी केवल सनातन धर्म के साथ है। और इसी कारण जिन भी रिलीजन्स ने यह प्रयास किया एकता, सभी रिलीजन कहते हैं एकता, लेकिन वो विफल हो गए क्योंकि उन्होंने बाहर से एकता करने का प्रयास किया। और इसमें 3 रिलीजन्स को तो हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल विफल हो गए और वो टूट रहे, खंडित हो रहे हैं। एक है इस्लाम, दूसरी है क्रिश्चियनिटी और तीसरी है अब सिखिज्म, विच इज़ ए सैड स्टोरी, क्योंकि सिखिज्म के अंदर सनातन धर्म का एक बहुत सुंदर बीज है, किंतु बाहर से जब भी हम एक होने की चेष्टा करते हैं तो विफल होती है। एक अंदर से कोई चीज जिसकी अगेन चाबी सनातन धर्म के पास है। तो एकता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, और तीसरा जो इक्वालिटी, समता, ये समानता, ये तीनों चीजें मनुष्य के अंदर, ये बंधुत्व का भाग, यूनिटी का भाव, ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर आ रही हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि ये बच्चे भी इस बात पर रिवोल्ट करते हैं। तो ये एक पहले संकेत है, एक आदर्श जगत, और बच्चे प्रयास करते हैं अपने अंदर ही अंदर। और अगर बड़े उनको स्टाइफल नहीं करें और एजुकेशन के अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो स्कूल की इस प्रणाली से ना गुजरें, तो वो शायद बहुत जल्दी इस नए जगत को डिस्कवर कर लेंगे। लेकिन इसको पुराना जगत बहुत अधिक प्रयास कर रहा है अभी भी। वो चाहता है कि जैसे दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था कि सिर तो कट गया दक्ष का, लेकिन वो जीवित रहे। तो जीवित होता है तो वो बकरी का सिर लगा के उल्टा लग जाता है। तो अभी हम इस युग संधि के काल में ये देख रहे हैं, एक और नए जगत की पुकार है, दूसरी ओर पुराना जगत हर तरह से अपने को एसर्ट कर रहा है। कैसे एसर्ट कर रहा है? रिलीजन के क्षेत्र में नया जगत आ चुका है। कैसे? अब देखिए कई जगहों पे अलग अलग मूवमेंट प्रारंभ हुए हैं। एक आजकल कितने युवा हैं जो कहते हैं आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। अब कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। मैंने एक देखा, एक प्रोमिनेंट गुरु भी बोल रहे हैं ये इसका क्या मतलब है। बिल्कुल मतलब है, इसी का मतलब है। वो कहते हैं नहीं, इट इज द सेम थिंग। इट इज नॉट द सेम थिंग। रिलीजन आउटवर्ड है और स्पिरिचुअलिटी इनवर्ड है। रिलीजन स्वयं को बाहर के कर्म कांड और क्रियाकलाप इससे अपनी निष्ठा को मेजर करता है। स्पिरिचुअल अपने अंदर से निष्ठा को समझता है। इसका एक लक्षण क्या है? बच्चे आजकल ये कहते हैं, कॉमन चीज है, हिपोक्रेसी वी डोंट लाइक। जब एक बच्चा अपने माता पिता को कहता है खड़ा होके, डैड आदर करता हूं बट यू आर रॉन्ग, ये नचिकेता जैसे बच्चे जगह जगह पैदा हो रहे हैं। तो वहीं पुराना जगत, रिलीजन टूट रहा है, उसकी बाहरी चीजें टूटेंगी, फॉर्म्स टूटेंगे, लेकिन उसका कोर जो स्पिरिचुअल है वो रहेगा। ना केवल रहेगा, बढ़ेगा। तो रिलीजन का एडवांटेज होता है जब मनुष्य बहुत क्रूड होता है तो आपको बाहर से चीज़ों को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। रोज मंदिर चले जाओ, रोज ये दिया बत्ती कर लो, तो एक नियम बना लिया। लेकिन स्पिरिचुअल मतलब ये, आप वो जो नियम है वो किसी बाहरी दबाव में नहीं है, आपके अंदर आप अपने ही नियम जो आपको कनेक्ट करते हैं। और बच्चे आजकल ऐसी भाषा बोलते हैं कि नो, दिस इज माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड। आई हैव हर्ड दिस। ऐसा मैंने एक 5 साल का बच्चा जो फुटबॉल खेल रहा है, कहाँ? मेडिटेशन रूम के अंदर कोई सेंटर के। तो पूछा, खेल रहा है मतलब वो लेके उसको फुटबॉल मजा आता था। तो किसी ने उसको कहा कि बच्चे यहाँ नहीं खेलते हैं। तो उसने उत्तर दिया, बोला दिस माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद मदर। क्या बात है? अब बोलो ये सही है या गलत है?
इस तरह से बच्चे एक एक चीज में दे वांट टू ब्रिंग इन ए डीपर ट्रूथ कि ये मेरा सच है। तो अब जब बच्चे अपने अंदर के सच को, ये नहीं कि एक बार में सच मिलता है, वो बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स होंगी, एरर्स होंगी, पर दिशा स्पष्ट हो गई है। साइंस के क्षेत्र में भी एक समय था, अगर 100 ईयर्स रिलीजन की बात हो गई, माने शेरविंद ने ये प्रेडिक्ट किया है एज ऑफ रिलीजन इज ओवर, और 3 रिलीजन तो समाप्त हो गए लगभग, केवल उनके स्केलेटन बचे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस्लाम जितनी दृढ़ता से और फोर्स से अपने को इंपोज करने की चेष्टा कर रहा है, उतनी ही जल्दी इसका विनाश होने वाला है, क्योंकि न्यू एज उसको सपोर्ट ही नहीं करेगी। यंगस्टर्स विल रिवोल्ट। इसीलिए आप देखेंगे कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट वगैरह शुरू हुए। क्रिश्चियनिटी ने इस बात को समझ ली, तो उसने अपनी प्लास्टिसिटी ले आई, रीजन को इंक्लूड कर दिया, इसको इंक्लूड कर दिया। पर अगर आप बहुत फोर्स करोगे बाहर से, तो आप उस चीज को समाप्त कर दोगे। ये हवा उस दिशा में बह रही है, वो अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे, समझेंगे धीरे धीरे। सिखिज्म में भी अब ऐसे लोग हैं, क्योंकि सिखिज्म में सनातन धर्म का बीज है, तो वो लिबरेट कर रहे हैं, कहते हैं नहीं, हमको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, सच्चा सिख कौन है, ये बातें आ रही हैं, क्योंकि प्रेशराइज किया जा रहा है बाहर से। हिंदुइज्म में ये समस्या कभी नहीं रही एक्चुअली, क्योंकि सनातन धर्म तो अपने आप में विशाल है, अंदर बाहर सारे सृष्टि को लेके चलता है। शिव जी की बारात है सनातन धर्म, जिसमें एक और देवता भी चल रहे हैं, दूसरी ओर असुर भी चल रहे हैं, सब माता पार्वती के भोज लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये चेंज जो हम देख रहे हैं, एज ऑफ रिलीजन इज ओवर एंड द एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैज स्टार्टेड। और ये चीज इंटरेस्टिंग बात है, ये स्पिरिचुअलिटी बड़े अद्भुत ढंग से आ रही है। ये ऐसे नहीं आ रही कि आई एम स्पिरिचुअल, मिस्टिक एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है। एल्बर्ट आइंस्टीन मिस्टिक एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। ओपेनहाइमर गीता की, उसको एटम बम में याद आ रहे हैं। कौन याद आ रहे हैं? गीता की वाणी याद आ रही है। और डेविड बॉम ये बात कर रहे हैं कि ये संसार कॉन्शियस है, ये पृथ्वी कॉन्शियस है, हमको पृथ्वी के साथ रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए, पशुओं के साथ हमको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, पेड़ों के साथ हमको जैविक खाद देनी चाहिए। सब कुछ एक स्पिरिचुअल मूवमेंट का हिस्सा है। तो हम स्पिरिचुअल को भी ऐसे नहीं समझें कि बैठ के ध्यान करना एक ध्यान शिविर में, ध्यान मंदिर में। नो, इट इज ए एज ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी। जीवन के हर क्षेत्र में, इंक्लूडिंग द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग पार्ट, जिसको हम मानव संबंध कहते हैं, उसमें भी। अब देखिए, जब मानव संबंध में यह बात होती है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। आप बेसिकली क्या कह रहे हो? आपने वर्ड स्पिरिचुअल नहीं यूज किया है, पर आप बात वही कर रहे हो। और जहां ट्रूथ और ऑनेस्टी नहीं है, पहले क्या था? लोग बड़े खुश हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले हम सब क्या करते थे? निभाते थे। निभाना, कर्तव्य, ये अलग चीज है, ट्रूथ और ऑनेस्टी अलग चीज है। तो ये जो अंदर में हिपोक्रेसी थी, उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी है सच हो, सच सामने आना चाहिए, सच का सामना। और इससे कठिनाई हो रही है, क्योंकि मनुष्य का अंदर का संसार तो कूड़ा करकट भरा हुआ है। अब ये भी एक एक्शन है सतयुग का, कि जो कूड़ा हमने अंदर रखा हुआ था। माता जी की वो कहानी है कि पहले सीधा जाती एक डिपार्टमेंट, सब छिपा करके उठा करके उसने कबर्ड में रखा था, बाकी सब अच्छे से रखा था। माँ जाके सीधा कबर्ड खोलती है, भड़बड़ा के कूड़ा बाहर निकलता है। कल्पना हम कर सकते थे 30-40 साल पूर्व कि अमेरिका, जिसको हम ड्रीम डेस्टिनेशन, सबसे पावरफुल राष्ट्र कहते हैं, उसके प्रेसिडेंट पे प्रेसिडेंट इम्पीच होंगे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो हम लोगों को आदत है एक दूसरे को की बुराई करने की। लेकिन आप देखिए कि कुछ छिपा नहीं रह सकता है। माने एक चीज कही थी इस एज के बारे में, नथिंग कैन रिमेन हिडन, डोंट डू एनीथिंग विच यू कैन नॉट डू पब्लिकली। आप उसको ज्यादा दिन नहीं छिपा के रख सकते हो। अगर आप प्रयास करोगे तो वो विफल होगा। तो आज कितना छिपाने की चेष्टा, यहाँ तक कि नोटों का अंबार, जो 50 वर्ष पूर्व जो हम लोग कहते थे कलयुग है, और कहते थे अरे फलां के घर में इतने लोटों में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, सोने की सिक्के नीचे दबाए हैं और दीवार के अंदर नोट रखे हैं, सब निकल के आ गए सांपों के साथ, और निकल रहे हैं। और ना केवल नोट निकल रहे हैं, सारे काले कारनामे निकल रहे हैं। वो सजा हो ना हो, वो एक इररिलेवेंट चीज है। जस्टिस के अंदर, हर चीज के अंदर आप देखिए एक चेंज आ रहा है। विज्ञान के अंदर एक चेंज आ रहा है। पहले हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अंदर 100 वर्ष पूर्व यह था कि भौतिक जगत ही सब कुछ है, डिक्लेयर्ड QED,
पीरियड। आप उसको प्रश्न नहीं कर सकते थे। अगर आप कहते नहीं भौतिक जगत के परे भी कुछ है, भगवान है, अरे ये दकियानुसी सुपरस्टिशियस आदमी है। इसी कारण हम लोगों ने सेकुलर वर्ड यूज किया। भारतवर्ष में कभी नहीं था सेकुलर और रिलीजियस। ये हमने मूर्खता वश क्यों किया? क्योंकि हमको लगा मेटीरियल रियलिटी इज द ओनली रियलिटी, जो वेस्ट कहता था। और रिलीजन तो एक प्राइवेट चीज है। कुछ लोग हैं सन के हुए, ठीक है, उनको शांति देता है, ओपियम ऑफ द मासेस, तसल्ली देता है। लेकिन भारत की मानसिकता में ये कभी नहीं, ये भेद कभी नहीं था। ये भेद विज्ञान, जड़वादी विज्ञान ने ये किया था कि सच तो केवल वो है जो आपकी इंद्रिय बताती है। लेकिन उसी विज्ञान के द्वार से हम ऐसी जगह भूमि पर पहुंचे जहां हमको ये पता चला इंद्रिया तो सब गलत बताती हैं। इंद्रिया तो बताती है कि पृथ्वी स्टैटिक है और सूर्य घूम रहा है। सच तो यह है कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य भी स्टैटिक नहीं है। इंद्रिया तो यह बताती है कि ये सॉलिड है, और विज्ञान अंदर गया तो उसने देखा ये तो सॉलिड है ही नहीं, ये तो कोलैप्स कर रहा है। वो वॉइड की बात कर रहे हैं, किधर जा रहा है मालूम नहीं, किस अंधकार में, उस सिंक में, एक यूनिवर्सल सिंक वॉइड, उसमें ये तो चीजें चली जा रही हैं। तो विज्ञान स्वयं जाने अनजाने, या हम कहें दैवी प्रेरणावश, उसने अपना कदम फिजिकल वर्ल्ड से वाइटल वर्ल्ड में रख दिया। और उसकी जो शक्तियां अभी उसके पास आ रही हैं, इनफैक्ट वाइटल से भी अधिक वो सूक्ष्म मेंटल वर्ल्ड में चला गया है। और इसलिए उसके पास जो शक्तियां आई हैं, जिसका एआई अब इसका प्रतीक है। एआई कैसे आता है? सूक्ष्म जगत से ये कैसे आया? ये इस प्रकार से सूक्ष्म जगत से आया क्योंकि ऐसी चीजें जिनकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता था, वो अचानक उसकी कल्पना की परिधि में आ गई। उनको बनाने के तरीके उसके अंदर आ गए और उसने वो चीज बना ली। लग रहा है कि किसी वैज्ञानिक ने बनाई, किंतु प्रेरणा भी कहीं उससे आई। और श्री अरविंद बताते हैं कि ये जब फेज आएगा, जब मनुष्य मेंटल वेल को पियर्स करके मनोमय जगत की शक्तियों को प्राप्त करेगा, तो एक बहुत ही डेंजरस फेज होगा मनुष्य के लिए। क्योंकि उस समय ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जो कुछ भी कर सकती हैं संसार में। तो लेकिन ये भी है कि ये इसके बाद स्पिरिचुअल एज बड़ी निकट है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण उसके अंदर ये भाव जगेगा कि नहीं, हमने जो कुछ अभी बना लिया है, ये बहुत डेंजरस काम हमने किया है। ये भी हम देख रहे हैं कि ये भाव आ गया है लोगों के अंदर। ये भाव खासकर एआई के बाद ये भाव जगा है। स्ट्रेंजली न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद ये भाव नहीं जगा था। न्यूक्लियर बॉम्ब तो लोग बनाते चले गए, लेकिन एआई के बाद कई लोग ये सोच रहे हैं क्या हमको इस दिशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके जो डेंजर्स हो सकते हैं। क्योंकि अब हम मन के आगे एक स्पिरिचुअल एज की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और ये भी सच है, श्री अरविंद ने कहा है कि अगर ये जो मेंटल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, ये जो पावर्स का विकास है, इसके साथ अगर हम स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं करें कमेंसुरेट, तो कोलैप्स हो सकता है। इट हैज़ टू बी कमेंसुरेट along with the आउटर डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इनर एडवांसमेंट अगर नहीं हो, तो ये कैसे होगा इनर एडवांसमेंट? पहले ये कुछ इंडिविजुअल्स में होगा। हम लोग सोचते हैं मासेस सडनली चेंज हो जाएंगे। मासेस में ये इमेजिनेशन में आएगा। जो मैंने बताया कि एक वीडियोस आप टाइप करें सतयुग पे, आप देखिए भविष्य मालिका, भविष्यवाणी, भविष्य ये, भविष्य वो, सतयुग, सारे आ जाएंगे आपके पास। इतना लोग ऑक्यूपाई हो गए हैं सतयुग से। तो इंडिविजुअल्स हैं, मासेस में ये इस तरह आएगा, कलेक्टिव इमेजिनेशन, कि हाँ एक एज ऑफ ट्रूथ, एपोकैलिप्स फिल्म आई थी, डूम्सडे आई थी, और उसके बाद एक नई जगह, अब उसमें इस तरह से आया था कि एक नए प्लैनेट पे चले गए। तो कलेक्टिव माइंड के अंदर ये एक इमेजिनेशन के रूप में ये चीजें आ रही हैं। और जो ह्यूमन माइंड है उसके अंदर इंडिविजुअल्स हैं, वो स्पिरिचुअल एज का प्रारंभ कर रहे हैं। कहाँ हो रही है स्पिरिचुअल एज? जहाँ लोग केवल इस भाव से संतुष्ट नहीं है कि एक नया जगत आना चाहिए, वो एक्सप्लोर करने लगे हैं। माता जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम, बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड वेदर दे विल कोलैबोरेट फॉर द चेंज और द चेंज इज थ्रस्ट अपॉन देम बाय द पावर ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टांसेस। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में तो यही आ रहा है, पावर ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टांसेस। सबसे कठिन श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में बताते हैं, कहते हैं मिरेकल होगा अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ये चेंज आ जाए और फाइनेंशियल वर्ल्ड में। और माता जी भी यही बात कहती हैं, सबसे ज़्यादा रेजिस्ट ये दोनों पॉइंट करते हैं नए युग के आने में। और इन क्षेत्र में भी हम चेंज प्रारंभ देख रहे हैं। कैसे चेंज प्रारंभ हो रहा है? भारत की हम बात करें, एक जो
जैसे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का एक रूप था कुछ समय पहले, कैपिटलिज्म की देन थी। अभी चाहे हम लोग लिप सर्विस ही सही, CSR एक आ गया है कि नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल मैं अपने लिए, और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि पीपल आर रियलाइजिंग इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट। मैं बड़ा होता जाऊं, बाहर में पास झोपड़पट्टी है तो मैं ही अल्टीमेटली, देने वाले तो वही हैं, वो अगर गरीब होते हैं तो आई कैनॉट। तो कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म, कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म इज गिविंग वे टू कॉर्पोरेट, जहाँ पे आप तो हैं परंतु और भी लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो आगे बढ़ेंगे, वो तो प्रकृति के अंदर ये है विविधता, लेकिन एक एवरेज व्यक्ति के लिए भी एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए। ये एक भाव आ गया है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। और इसके साथ साथ आप देखें कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में हाल में कुछ वर्षों पहले इस पे फिल्म भी बनी है बहुत अच्छी, कि कुछ समय पहले राष्ट्र जरूरी है, नेशन सोल, नेशन सोल जन्म लेने लगी हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन ये विशेष विषय है तो इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन केवल अगर हम भारतवर्ष को देखें तो जिसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा गया, एक और वैसे राष्ट्र थे जो कह रहे थे कि नहीं, ये वैक्सीन को ये यूज़ कर रहे थे उसकी दाम बढ़ा करके धन को आने के लिए और शेयर बढ़ने के लिए। लेकिन भारतवर्ष ने उस समय, ये भी एक दैवी प्रेरणा है और यंत्र है कि उसने वैक्सीन को दिया, औरों को भी दिया, कहीं कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम है कि किस तरह से दिया, लेकिन इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। लेकिन इट वाज समथिंग सो ब्यूटीफुल कि अब ये चीज़ कैसे आई और पीस कीपिंग फोर्स के रूप में आई, कि विश्व एक समूह बन करके एक साथ, ये सब अभी एक नेसेंट स्टेज में है, लेकिन ये संकेत है। यूनाइटेड नेशंस, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक अब वो मिथ्यात्व का अड्डा बन गया है। इसका भाव अच्छा था लेकिन ये मिथ्यात्व बन गया है, तो ये भी टूट रहा है। और इसकी बातें शुरू हो गई कि इसको टूटना चाहिए, क्योंकि अब वो एक ढांचा रह गया है और ये टूटेगा और इससे भी सुंदर एक नई चीज आएगी। और उस सुंदर नई चीज का जो करेक्ट चीज आ रही है, इसका लक्षण ये होगा कि भारत का उसमें एक केंद्रीय स्थान होगा, क्योंकि भारत के पास वो चाबी है। योग का अचानक यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल डे पास होना। फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है 50 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें, मैं केवल 50 ईयर्स देख रहा हूँ। 1956 में माता जी ने 29 फरवरी को ये कहा कि अब नया युग सतयुग प्रारंभ हो गया है। तो आप देखिए उसके बाद ही केवल हम देखें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब उसके बाद में 2-3 चीज़ें जो हुई, एक थी यूथ अनरेस्ट, दूसरा चाइल्ड प्रोडिजीज, तीसरा नंबर ऑफ मैडनेस एंड इलनेसेस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। और चौथी जो चीज हुई, विमेन का जो एक मूवमेंट चला कि नहीं, नारी शक्ति। नारी, आप 50 के पहले देखिए, नारी आज के संसार में देखिए, 50 के पहले जो नारी है वो पूरी तरह चौखट के भीतर है, और 50 के बाद धीरे धीरे वोटिंग राइट से, सारे संसार में ये हालत था, 50 साल इधर उधर छोड़ दीजिए, वोटिंग राइट से लेकर के हर क्षेत्र में। और इतनी अच्छी बात है इसमें कि भारत इज टेकिंग लीड, क्योंकि भारत अभी हिस्ट्री की किसी हवा को उसने पकड़ लिया है, राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। जो 26 जनवरी की परेड हुई थी इस बार भारतवर्ष में, क्या परेड हुई थी? नारी शक्ति, इट वॉज ऑल अबाउट नारी शक्ति, जिसमें आप देखिए कि स्त्रियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, हर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हर तरह से इंडिपेंडेंट है। विमेन और मेन को इक्वल ऐसे नहीं होना है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है कि तुम भी शराब पियोगे हम भी शराब पिएंगे, हम बराबर है। ये तो आसुरिक तरीका इक्वालिटी का, ये आसुरिक तरीका भ्रमित करेगा। कैसे भ्रमित करेगा? देखो, हम नारी पुरुष समान हैं। तो रावण और सुपर्णखा वाली कहानी है, रावण कहता था मेरी जिसको मर्जी मैं उठा लूंगा, सुपर्णखा भी कहती है मैं भी स्वच्छंद हूं, जिसको मेरी मर्जी मैं अपना लूंगी। पर दैट इज नॉट इक्वालिटी ऑफ, दैट इज इक्वालिटी ऑफ द असुरा हु सेज लिव एंड लेट लिव, मीनिंग देयर बाई हम भी डूबेंगे तुम भी डूबो, हम अपनी मन मर्जी करेंगे तुम भी मन मर्जी करो। लेकिन ट्रूली जो विमेन लिव का मतलब है, जो कुछ भी हाईएस्ट अचीव कर सकता है पुरुष, अंदर या बाहर, जैसे हम देखते हैं ऋषियों के युग में गार्गी,
इत्यादि कह के कितनी सारी नारियां थी। हाईएस्ट जो तुम अंदर के जीवन में अचीव कर सकते हो और हाईएस्ट जो तुम बाहर के जीवन में अचीव कर सकते हो, वो नारी भी कर सकती है। असुर क्या करता है, उसको लोएस्ट फॉर्म दे देता है। इसीलिए वो कहेगा कि इक्वालिटी क्या है, मधुशाला में बैठ के हम सब एक साथ पी के हम गलत करते हैं, भूल जाते हैं अमीर कौन है गरीब कौन है। दैट इज द असुराज इक्वालिटी। लेकिन जो ट्रू इक्वालिटी क्या है, जो डिवाइन इक्वालिटी, वो है कि हम मेडिटेशन पे बैठते हैं तो हम एक दूसरे की जात नहीं पूछते। डाइनिंग रूम में जब हम बैठते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि भैया तुम कौन सा, तुम्हारा तबका क्या है और तुम्हें कितने की अर्निंग हो रही है। अगर आश्रम में आप देखें तो ट्रू इक्वालिटी इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। वुमेन मैन ये सारी चीजें चली गई इन द ट्रू सेंस। अगेन वुमेन मैन का, असुर का तरीका क्या है इक्वालिटी का, असुर का तरीका है वुमेन एंड मैन। तो वुमेन वुमेन मैन मैन, वुमेन मैन मैन वुमेन, क्रॉस करके बाहर से, वो बाहर से क्या कर रहा है वो, कि भाई देखो तुम नारी हो, वुमेन हो या मैन हो, 5 साल के बच्चे को अधिकार है चुनने का। 10 साल में तुम चेंज कर सकते हो ओपिनियन, 15 साल में फिर चेंज कर सकते हो, चाहो तो तुम अपनी सर्जरी करा सकते हो। ये असुर का तरीका है। और ये उस सत्य को पकड़ के इसको ट्विस्ट कर रहा है। फॉल्सहुड इमिटेट्स द ट्रूथ। लेकिन भारत का तरीका क्या है, इट डज नॉट मैटर, आपका जेंडर है, उसका अपना प्रकृति का प्रयोजन है, पर चुनाव आपका है। आप चाहते हो अपना जीवन स्वतंत्र, नॉट स्वच्छंद, स्वच्छंद तो स्वतंत्र में वो भी है जिसको जो चाहे स्वच्छंद जीवन जिए, पर नेचर उसको सपोर्ट नहीं करेगा आने वाले समय में, इट विल बी हिट हार्ड। पर आप स्वतंत्र, आई गवर्न माई सेल्फ, आप जीवन जी सकते हो। ये जो भाव है, जो ट्रू सेंस में, कि आपको पुरुष नारी का वह भेद नहीं करना है जो पहले होता था। नारी भी हाईएस्ट को पा सकती है, पुरुष भी हाईएस्ट को पा सकता है। दिस इज द ट्रू इक्वालिटी जो भारतवर्ष को जिसका लेसन देना है, और भारत दे रहा है। जबकि वेस्ट से इसकी बयार कुछ और आ रही है, वो एक आसुरिक तरीका आ रहा है। फ्रीडम का भी उसका, स्वच्छंदता, इक्वालिटी, बाहर बाहर से, फ्रेटर्निटी, सिंपली बाय प्रोफेसिंग ए कम्युनिस्ट आइडियल, ब्रदर्स इन क्राइम, ब्रदरहुड। लेकिन हमारा जो ब्रदरहुड का आइडियल है वो अंदर से है। इसकी एक छोटी सी कहानी है, रियल लाइफ में मेरी घटना हुई है। रशिया में हम लोग, कुछ लोग गए, आश्रम के लोग थे, और किसी ने वहाँ पे, उन्होंने वीसा में रोक लिया, तो कहा इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ये तो आश्रम के कुछ कमाते नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। कहते आप क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा हम ब्रदरहुड में विश्वास करते हैं। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कहा देखो, हम सच में ब्रदरहुड में विश्वास करते हैं। आप वहां कहते हो ब्रदरहुड, लेकिन आप विश्वास नहीं करते हो। आप वहां चेक कर रहे हो कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है। हम विश्वास करते हैं, हम मानते हैं कि ये हमारे अपने सगे हैं। तो ये सारी चीजें आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो विमेन का लिबरेशन ट्रू सेंस में, बच्चों का अनरेस्ट, एजुकेशन के क्षेत्र में ये डिक्लेयर कर रही हैं। अब हम लोग जगह जगह होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। होलिस्टिक एजुकेशन मतलब हम केवल मेमोरी, रोट मेमोरी, इस पर ना जोड़ दे करके उसका आत्म विकास, चरित्र विकास, उसका वैल्यू सिस्टम्स, उसके मेधा शक्ति का विकास, प्राण शक्ति का विकास, इमोशनल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आ गई हैं पब्लिक डोमेन में। तो ये क्या है अगर सतयुग नहीं है तो? हाँ, शुरू में कुछ स्कूल होंगे, नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस जो कर रहे होंगे, लेकिन ये कलेक्टिव माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि एजुकेशन हैज टू चेंज। यहां तक कि अब बिना वॉल्स के एजुकेशन प्रारंभ हो गई है। मतलब आपकी स्वतंत्रता है, आप क्या सीखना चाह रहे हो। मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, नॉट मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये रिकॉग्निशन है स्वधर्म का। कोई जरूरी नहीं कि आप 10वीं क्लास, ग्रेजुएशन ये सब करो। आपका इंटरेस्ट है नृत्य में, आप नृत्य सीखो। आपका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी सीखो। और आजकल संभावनाएं खुल गई हैं। तो एजुकेशन का पूरा कंसेप्ट टॉपसी टर्वी हो गया है। वही चीज हम हेल्थ के क्षेत्र में देख रहे हैं। उसकी थोड़ी सी हमने बात भी की कि नए प्रकार के हीलिंग सिस्टम जो अभी ऑलरेडी शुरू हो गए, मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योगा हीलिंग, एक रेगुलर न्यूज़पेपर और प्रॉपर साइंटिफिक जर्नल्स, इसमें आने लगी ये बात। कैन योगा क्योर दिस इलनेस, कैन, अब जितनी समझ है, पर ये सारी चीज़ें इस बात का संकेत हैं कि एक नए युग का प्रारंभ हो गया है। और वो युग सत्य के आधार पर है। माता जी ये कहती हैं
ए न्यू वर्ल्ड बेस्ड अपॉन ट्रूथ, रिफ्यूजिंग इट्स ओल्ड स्लेवरी टू फॉल्सहुड इज बॉर्न. स्लेवरी टू फॉल्सहुड क्या है? यही तो है जो पुराने समय की जो चली आ रही थी चीजें कि भाई अथॉरिटी ऑफ ईगो, इट इज स्लेवरी टू फॉल्सहुड. मैं ब्राह्मण हूं तो मेरी बात मानी जाएगी, मैं उम्र में बड़ा हूं इसलिए मेरी बात मानी जाएगी, मैं अमीर हूं इसलिए मेरी बात मानी जाएगी, मैं पावरफुल हूं, किंग हूं इसलिए मेरी बात मानी जाएगी. बच्चे क्या कह रहे हैं? कह देखो भाई, वी रिस्पेक्ट ऑथेंटिसिटी, देयर इज नो अदर अथॉरिटी. आपसे प्रश्न करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख करके. गुरुओं से लोग खड़े होकर प्रश्न करते हैं, ओपनली लेटर्स लिखते हैं. आप सही गलत वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज प्रारंभ हो गई है. कहीं ना कहीं ये सत्य का प्रवेश है. दे फील दे कैन क्वेश्चन द किंग, दे कैन क्वेश्चन पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि आप गलत हो. अब ये नहीं कि बच्चे जानते हैं सच, लेकिन ये चीज प्रारंभ हो गई है. इस प्रकार का रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द ईगो. वननेस का जगत आ रहा है, कोऑपरेशन जगह जगह. अब देखिए जो राष्ट्रों की संधि कैसे हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है चीज. जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स. राष्ट्रों की संधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस आधार पर हुई थी? नेटो का एलियंस क्या था? एक कॉमन डिफेंस, एक एग्रेशन की मेंटालिटी से. अब किस आधार पर हो रही है? म्यूचुअल कोऑपरेशन. भारतवर्ष का जो एक इनिशिएटिव था एक रोड का, ये किस आधार पर था? इस आधार पर कि भाई हमारे यहां की चीजें तुम्हारे यहां जाए, तुम्हारे यहां की चीजें हमारे यहां पे जाए, लेट्स फॉर्म कम टुगेदर. तो ये संधि का बेसिस इज नो मोर स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ. उसका आधार है म्यूचुअल कोऑपरेशन, ताकि हम ग्रो करें साथ साथ. सबका साथ सबका विकास. भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में इसकी बात शुरू हो गई है. ऐसी बातें नेशनल माइंड में आ गई हैं कि क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि लोगों को अपनी नागरिकता चुनने का फ्रीडम हो. ये जो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अभी कुछ दिन पहले वैसे सीए आया है. ये बड़ा एक स्टेप है. कल को कितना अच्छा होगा कि राष्ट्र बोले आपको अधिकार है अपनी नागरिकता चुनने का. और है, वास्तव में अभी भी है. कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही जगह रहना है हमेशा. आपकी बुद्धि, आपका हृदय कहीं और के साथ है, आप जाइए. कई लोग हैं जो यूरोपियंस हैं जो इंडियन बॉडीज में हैं, कई इंडियंस हैं जो यूरोपियन बॉडीज में हैं. तो ये चीजें जो आ रही हैं एक संक्रमण की तरह फैल रही हैं. प्रारंभ कैसे हुआ था? वेस्टर्न वर्ल्ड में वेदांत लेके जब स्वामी विवेकानंद गए, वही जो प्रथम सूर्य की किरण, जागना शुरू हुआ. उनका देह आत्मबोधि था. विवेकानंद जी को हंस रहे थे लोग, उनको रहने की खाने की जगह नहीं थी. ये हालत थी. उसमें मैं जाऊंगा तो एक लंबी कहानी हो जाएगी. और आज क्या आलम है? आज स्वामी जी को इनवाइट किया जाता है बिजनेस क्लास टिकट में. क्यों है ये चेंज? ये है नए युग की पहचान. एक और, अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब सीधा सतयुग आ गया. ये प्रारंभिक उसके स्पर्श है. पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग. और कितने सारे स्पिरिचुअल मूवमेंट. पहले कुछ रिलीजन थे. वैदिक काल में क्या था? गुरुस थे और उनके आश्रम थे. और बीच में क्या आया? हार्ड रिलीजन्स, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स. भारतवर्ष में हमेशा गुरु और उनके आश्रम रहे, ऑलवेज. लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स आए. अब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, इंस्टीट्यूशनल रिलीजन फिर टूट रहे हैं, क्योंकि हम एक एज ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर रहे हैं. और श्री अरविंद कहते हैं ये कब आएगी? जब एक व्यक्ति के अंदर ये दो धाराएं मिलेंगी. एक, वे लोग कौन होंगे इसमें? पायोनियर्स, जो किसी बाहरी विशेष, धर्म विशेष या पद्धति विशेष में नहीं बंधेंगे, लेकिन वो मनुष्य के स्पिरिचुअल कन्वर्शन में विश्वास रखेंगे. और साथ में वो क्या होगा? वो अपनी भी प्रगति करेंगे और उनके अंदर पावर आएगी इस ट्रुथ को शब्द के द्वारा और अन्य मीन्स के द्वारा कम्युनिकेट करना मासेस को. तो ये हम देख रहे हैं कि अभी इस तरह की चीजें बहुत हो रही हैं. सबसे बड़ा संकेत, नवयुग आ गया. समय की सीमा है तो मैं रुकूंगा. आज से 100 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष से कुछ पहले जब आर्य आ रहा था, कितने सब्सक्राइबर थे? श्री अरविंद कहते हैं कि बस इतने थे कि उनका गुजारा चल जाता था. पढ़ते थे लोग, कुछ लोग पढ़ते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. तो देखा जाए तो
वो एक रिवॉल्यूशनरी जर्नल था फिलॉसफिकल रिव्यू का। गीता पढ़, भारतवर्ष में लोग गीता पढ़ते थे ये सब, लेकिन आर्य में एकदम नया न्यू आइडिया बहुत कम लोग पढ़ते थे पूरे विश्व में। आज के समय में श्री अरविंद की किताबों में व्यापक इंटरेस्ट, सावित्री में, द लाइफ डिवाइन में, और लोग कहते हैं कि दे वांट टू स्टडी मोर एंड मोर। सतयुग नहीं है तो किस चीज का लक्षण है? क्यों? और ये जबकि श्री अरविंद के उसमें किसी प्रकार की किसी को कन्वर्ट करने की चेष्टा नहीं की गई है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, चीजें अवेलेबल है। और तब लोगों के अंदर एक रुचि जाग रही है। क्यों रुचि जाग रही है? अंदर में कोई चीज शिफ्ट हो रही है। क्यों रुचि जाग रही है? उनको लग रहा है कि अब तक हमको जो समाधान दिए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, जो हमको थ्योरीज दी गई हैं, जो हमको फिलॉसफी समझाई गई है वो पर्याप्त नहीं है। तो जाने अनजाने कई कारणों से वो श्री अरविंद की ओर मुड़ रहे हैं, वो और जानना चाहते हैं, ये उनके अंदर प्यास आ गई है। और ये चीज जो हम देख रहे हैं, एक विश्व बंधुत्व का भाव कैसे जागृत हो रहा है? सिंपली बिकॉज ट्रैवल और नेटवर्किंग। आप अभी ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो गोरा है, ये 50 वर्ष पहले था ना, गोरा है, गोरी मेम ना ले आए, वो बड़ा मतलब वो तो विधर्मी है, वो हमारे अलग जात के। 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं, अभी गोरा अच्छी हिंदी बोलता है और भारतीय ट्विस्ट करके अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि अब सारा संसार धीरे धीरे कई माध्यमों से एक सूत्र में बनता जा रहा है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं। मैंने एक टच किया था, नई बीमारियां, पागलपन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नई चेतना जिसकी बात माता जी श्री अरविंद कहते हैं सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस, ये मनुष्य के माइंड के मापदंड तोड़ रही है। माइंड का जो सही गलत का तरीका था, जो उसने एक समाज से और रिलीजन से ग्रहण किया था, उसको तोड़ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि लोगों का मन एक ऐसी सीमा में प्रवेश कर रहा है, एक विश्व चेतना के अंदर प्रवेश कर रहा है। आई सी दिस वेरी ऑफन, जिसके कारण वो कितनी सारी सजेशंस, थॉट्स उनके अंदर आ रहे हैं, उनको भी पता नहीं है विश्व चेतना क्या होती है, और इसके कारण उनका मानसिक संतुलन खो रहा है। कोई स्टेबल बेसिस उनको पता नहीं चल रहा है। उनके अंदर एक इवोल्यूशनरी एंग्स्ट है, कोई चीज़ है जो उनको क्रश फीलिंग हो रही है, स्टाइफिल कर रही है, जिससे वो मुक्त होना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण, और चूंकि बहुत सारी शक्तियाँ, सुपरामेंटल चेतना तो है ही, और भी बहुत सारी विश्व शक्तियाँ, रेडिएशन वगैरह जिसको हम हार्मफुल कह रहे हैं, ये सब बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। शरीर बदल रहा है, लड़कियों की एवरेज हाइट लंबी हो गई है, मनुष्य की एवरेज आयु आगे जा रही है। मनुष्य ने ऐसी चीज़ें खोज रहा है जहां वो देख रहा है कैंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड। कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही है कि तुम्हारे सेल्स के ही अंदर उसका इलाज है। लेटेस्ट जो है एक प्रकार का आरएनए कैसे एक्टिवेट होता है? आपकी मानसिक अवस्था से एक्टिवेट होता है, नए युग के। अगर हम उसकी आहट को सुन नहीं पा रहे हैं तो केवल इसलिए क्योंकि हमने अपने माथे को, माइंड को, अपनी खिड़कियों को बिलीफ सिस्टम्स में कैद कर रखा है। एक बिलीफ सिस्टम है, संबल गांव में 4 लाख वर्षों बाद कल्कि जी जन्म लेंगे, यश नाम के ब्राह्मण के वहां घोड़ा लेकर के, तलवार लेकर के वो जाएंगे। ये सिंबल्स हैं। संबल शब्द सिंबल है। घोड़ा, वी कांट इमेजिन कि एक्चुअली सफेद घोड़े में तलवार लेकर के जाके म्लेच्छों का नाश कर रहे। हो चुका वो जो हुआ, अब रूपांतरण शुरू हो गया है म्लेच्छों का। ये बहुत विस्तृत विषय है। बिलीफ सिस्टम, हम कब मानेंगे नया युग आ गया? जब बच्चे सुबह सुबह उठ के फिर से माँ बाप के पाँव छूना शुरू कर देंगे। हम कब मानेंगे नया जगत आ गया? जब वो कुरान पढ़ेंगे या मंदिर में जाके पूजा करेंगे। खत्म हो गया ये समय, ये नहीं होगा। पर वो अंदर में कहीं अधिक सच्चे होंगे, कहीं अधिक अच्छे होंगे। फॉल्सहुड का वर्ल्ड समाप्त हो गया है। इन ऑल कंट्रीज देयर आर मेन हु नो इट, फील इट, एंड इट इज टू देम दैट वी कॉल विल यू कोलैबोरेट। ये माता जी ने कहा है कि एक नया जगत सत्य के आधार पर जन्म ले चुका है, और वो पुराना जगत जो फॉल्सहुड, मिथ्यात्व के आधार पर था, वो समाप्त हो रहा है। पूरा नहीं गया है, समय लगेगा, पर शुरू हो गई है प्रोसेस। और माँ कहती है प्रत्येक
नेशन में, राष्ट्र में ऐसे लोग हैं जो इसको महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। बदलाव की हवा हमारे अंदर बहने लगी है और उनको मैं पुकार रही हूँ, क्या तुम आओगे, सहयोग दोगे, साथ दोगे? दैट इज द कमिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। बहुत विशाल विषय है, इस पर पूरा एक वर्कशॉप हो सकती है, एक एक हिस्से को लेके, एक एक एस्पेक्ट को। फिलहाल इतना ही। माँ। धन्यवाद पांडे जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही विस्तार से अलग अलग क्षेत्रों से, विज्ञान के क्षेत्र से, महिला शक्तिकरण के माध्यम से, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में से उदाहरण देते हुए आपने बताने की कोशिश की कि श्री रामकृष्ण परमहंस के जन्म के साथ ही एक तरीके से सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। ये नव संक्रमण की वेला है। कई चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी संकेत दिखाई दे रहे हैं कि नवयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। बहुत ही विस्तार से आपने चर्चा की है, आभार आपका। धन्यवाद जी। कोई अगर प्रश्न करना चाहें, कोई टिप्पणी देना चाहें तो स्वागत है। किसी का भी पोदार साहब प्लीज। अशोक जी, हाँ, आपने नवयुग के आह्वान के बारे में जो आपने प्रकाश डाला उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ और बहुत सुंदर तरीके से आपने लिमिटेड समय में बहुत कुछ कवर किया। मेरा ऐसा विचार है कि भारत की संस्कृति, जो कि मैं आदि संस्कृति समझता हूँ, उसको नष्ट करने की पूरे प्रयास किए गए मुस्लिम युग में और ब्रिटिश युग में। आज मैं समझता हूँ भारत की संस्कृति वापस जा रही है, भारत इंदिरा से वापस जागृत अवस्था में आ रहा है। और मैं समझता हूँ अगर 5 बड़ा सवाल लीडरशिप का यही हाल रहा है, काम जैसा हो रहा वैसा ही होगा, तो भारत में वापस जागरण आ जाएगा। बहुत सुंदर बात आपने कही, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। पूर्णतः सहमत हूँ, सनातन धर्म का उदय हो रहा है और ये भी एक लक्षण है। श्री अरविंद ने स्वयं कहा था, उत्तर पड़ा भाषण में वो कहते हैं कि सनातन धर्म इज नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म इज सनातन धर्म। और वो कहते हैं व्हेन वी से दैट इंडिया विल राइज, वी मीन दैट सनातन धर्म विल राइज। कि सनातन धर्म का उदय हो रहा है और ये सनातन धर्म का उदय केवल इस तरह से नहीं हो रहा है। हम लोग तो सनातन धर्म वर्ड यूज करते हैं और हमारे लिए वो एक लिविंग ट्रूथ है, लेकिन कई यूरोप में और यहाँ पर अमेरिका में और भी कई जगहों पर ये एक अलग ढंग से आ रहा है। ये कैसे आ रहा है कि सनातन धर्म की जो मान्यता है उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। रीबर्थ में एक अमेरिका में एक आर्टिकल छपा था, मैं भूल गया हूँ 10 साल पहले छपा होगा या 7-8 साल पहले, कि आर वी बिकमिंग हिंदूज। दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड हिंदू और सनातन धर्म, लेकिन उनकी मान्यताएं रीबर्थ को मानने लगे हैं। रीबर्थ की शोध 100 साल पहले प्रारंभ हुई थी। आज रीबर्थ को ना केवल मानने लगे, एक थेरेपी बेस्ड है उस पर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। अगेन मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि वो अल्टीमेट है कि नहीं है, लेकिन पास्ट लाइफ को एक्सेप्ट करना, ये एक इवन टीवी प्रोग्राम आता था, ये एक नॉर्म होता जा रहा है कि पास्ट लाइफ थी मतलब रीबर्थ है। डेथ के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता, देह ही रहता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ये भी आ गया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये थॉट भी आ गया है। तो सनातन धर्म, तो हम लोग तो सनातन धर्म बोलते ही है, लेकिन पूरे विश्व में सनातन धर्म अपने अपने ढंग से लोगों के अंदर उदय हो रहा है। और इसमें 2 बातें मैं और जोड़ दूं, क्योंकि मैंने विज्ञान वगैरह की बात की, तो जो संगीत और नृत्य की देवी हैं वो बुरा मान सकती हैं। संगीत के क्षेत्र में भी न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, न्यू वेज अभी वो ढूंढ रहा है संगीत, कैसे कैसे नई चीज आए। स्कल्पचर के क्षेत्र में और खासकर पेंटिंग के क्षेत्र में। अब पेंटिंग का प्रयोजन क्या था? आर्ट का पर्पस है टू रिवील व्हाट नेचर हाइड्स। आप जो नॉर्मल पेंटिंग करते हैं ना, उसकी सीमाएं हैं। अब एक डिजिटल आर्ट आ गई है, उसमें आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं कलर्स के साथ, चीज़ों के साथ। ऑफ कोर्स हाथ से की गई पेंटिंग का अपना सत्य है, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो? माइंड सेंटर्ड हो गया है सिविलाइजेशन। पेंटिंग हाथ से नहीं हो रही है, माइंड कर रहा है, कंसीव कर रहा है कलर्स को। तो और अधिक हम मेंटलाइज्ड होते जा रहे हैं, जिसके कारण
जो मैंने बताया कि ये मन में जब प्रवेश कर गए हम लोग, मन की शक्तियों के क्षेत्र में, मन से खेल करके पेंटिंग्स को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी नॉर्मल पेंटिंग में भी मन की जरूरत है, लेकिन हाथ प्रधान है, आंखें प्रधान है। इसमें आपका मन कंसीव करता है। और ये सारी जो चीजें आ रही हैं, ये कला के क्षेत्र में, स्कल्पचर के क्षेत्र में मैंने देखे कुछ एक जगह इतने अद्भुत ढंग से एक नए प्रकार के स्कल्पचर, और ये सब इसका संकेत है कि एक नए सत्य का उदय हो रहा है जिसमें सनातन धर्म एक की है। और जैसा विजय पोद्दार जी ने कहा, पूरी तरह सहमत हूँ कि ये पिछले 9 वर्षों में, ये बात मैंने बाय द वे 1912-13 में एक कैजुअल प्रेडिक्शन के रूप में कही थी, 2013 में कही थी। 2014 क्यों मुझे लगता था स्पेशल, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी, मोदी जी का कहीं नाम नहीं था। पर मेरा जो कारण ये था कि 2014 माँ के भारत आगमन की 100वीं वर्षगांठ है। तो मेरा ये मानना था कि माँ का भारत आना मतलब शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। और शेरविंद ने कहा भी था, एशिया विल राइज एंड इंडिया विल टेक द सेंट्रल प्लेस। तो मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट कौन सी आने वाली है, लेकिन 2014 से देखिए शिफ्ट हुआ। उसके बाद एक 1 by 1, और अभी शेरविंद का 150वां और 2028 में माँ का 150वां हम लोग जन्म शताब्दी मनाएंगे। और कई जगहों पे लोग ये पता नहीं क्यों इस फिगर की बात करते हैं, जिनको कुछ पता नहीं है माँ शेरविंद के बारे में। 2026 की बात करते हैं, 2028 की बात करते हैं कि यहाँ तक एक पूरा एक नई चीज कुछ आने वाली, नई व्यवस्था। और मनुष्य के मन में आ गया है जब ये बात होती है कि भारत 2047 तक एक उसके रूप में ना केवल सशक्त राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जो सारे विश्व को सिखाएगा कि कैसे होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बीइंग गुरु ऑफ द वर्ल्ड। गुरु ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट कि भाई हमारे गुरु बाहर जा रहे हैं, वो एक पार्ट है। हर क्षेत्र में हमें शिक्षा देनी कि कैसा होना चाहिए। और कम से कम ये जो मैं पिछले 8-9 वर्षों में देख रहा हूँ, बिल्कुल ये करेक्ट टीचिंग जारी है कि बाहरी रूप से सशक्त होना चाहिए, लेकिन आंतरिक भी रूप से हमको समृद्ध और संपन्न होना है, आंतरिक रूप से विपन्न नहीं होना है। दोनों चीज़ों में हमको स्ट्रांग बनना है। और ये हम देख रहे हैं कि ये मैसेज जा रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि ये क्योंकि ये दैव निर्णय है, ये विधान बना है, ये होना ही है। और कितना भी हम प्रयास कर लें, सबके मुख पे सरस्वती बैठी हैं अभी। और जो भी जब एक समय होता है ना कालचक्र की गति में, उस समय जो अपोज करेगा वह भी अल्टीमेटली भगवान के प्लान को फुलफिल करेगा। जो महाभारत के वो जब बिल्कुल युद्ध का क्षेत्र आ जाता है, तो इवन दैट विच अपोजेस विल एंड अप फुलफिलिंग द ग्रैंड प्लान। और बिल्कुल सही दिशा में भारत आ रहा है। बिल्कुल मुझे इसमें कोई दो मन में शंका नहीं है किसी प्रकार की। और जो काम हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है। सबसे बड़ी बात सुंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर भी सशक्त और अंदर से भी समृद्ध, कल्चरल रिनाइंसा भी हो रहा है और बाहर से भी भारत एक सशक्त राष्ट्र। ये जरूरी है। केवल अंदर से हम बढ़े, बाहर नहीं, दैट इज नॉट इंटीग्रल लाइफ। तो डेफिनेटली आई एम इन फुल एग्रीमेंट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट डायमेंशन। भारत का जो रोल है इस नए युग या सतयुग में। बड़ी समीक्षा अच्छी रही। श्री अरविंद ने आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वाली जो पतली पुस्तक है उसमें लिखा है कि अब समय आ गया है जब इस देश पर अजात शत्रु, राजा जनक और कार्तवीर जैसे शासक शासन करेंगे। मुझे लगता है कि मोदी और योगी की जोड़ी कुछ इसी दिशा में को इंगित कर रही है। आई कंप्लीटली एग्री। अगली चीज जो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, और तीसरा शब्द है फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। लिबर्टी। लिबर्टी। तीनों शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन के कार्डिनल वर्ड्स कहे जाते हैं। लेकिन श्री अरविंद ने कहा है कि भारत के एक साधु ने इसको एक तरह से प्रेडिक्ट किया था, जो घटी इतने दूर जाकर के, कि भारत का ही बेसिक जो अंदर का वो है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। जी, जी। मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा वही पेज लगता है। हाँ जी जी। और अगली चीज जो
ये कहते हैं, श्री अरविंद ने कहा है कि सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो है हमारा हृदय है, जिसमें परमात्मा का वास है, और अंत में सभी धर्मों के लोग इसको पहचानेंगे, ये श्री अरविंद ने कहा है। तो निश्चित रूप से ये चीजें तो है ही। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद जी। जय माँ। आभार सभी का। हम लोग अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे नई वार्ता के साथ। तब तक के लिए सभी का आभार। डॉक्टर पांडे का विशेष रूप से आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।